हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स है, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। दीज आर 5 एग्जांपल्स, और ये पांचों के कॉम्प्लेक्सेस है। हमको क्या करना है, इन पांचों कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। इफ आपको आता है तो आप पहले ही कर सकते हो, अदरवाइज मैं वन बाय वन क्या करूंगा, यहाँ से एक एक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर शुरू करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन जो है वो किसका काम करेंगे, मतलब इसमें लिगेंड का काम कौन करेगा, मेटल का काम कौन करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक एक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन, ये वाला जो फर्स्ट वन है, पहले इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में हम देखेंगे तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मतलब इतना फिक्स है कि यहाँ पे ओनली कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड या राइट साइड में किसी प्रकार का कोई काउंटर आयन नहीं है। इफ काउंटर आयन नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि दिस मस्ट बी अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे जो अमोनिया है, दिस इज अ न्यूट्रल वन, C5H5N, C5H5N, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं, पिरिडीन, ठीक है। तो पिरिडीन जो होता है वो होता है C5H5N, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रहेगा। दिस इज नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को छोड़ दो तो रिमेनिंग 5 कॉर्नर बचे हैं। तो कार्बन 5 है, और हर कार्बन के पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा इस प्रकार से। सो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। सो नंबर ऑफ कार्बन आर 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 5, इसलिए C5H5। साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या ये वाला मॉलिक्यूल लिगेंड का काम कर सकता है, ये देखना होगा। इफ लिगेंड का काम करता है तो ये कितने लिगेंड्स के साथ ज्वाइंट हो सकता है, मतलब ये लिगेंड जो रहेगा, इस लिगेंड के पास कितने डोनर एटम्स है। तो इस लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम है, और ये इस डोनर एटम के थ्रू क्या करेगा, मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। सेकंड थिंग, ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हर एक एटम ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। तो इसका भी ओवरऑल चार्ज रहेगा 0। हियर Cl इज प्रेजेंट, तो Cl के ऊपर होना चाहिए -1। यहाँ पे Br है, Br के ऊपर होना चाहिए -1। अब ये पता लगाना है कि यहाँ पे जो प्लेटिनम रहेगा, जो मेटल का काम कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए। So overall charge is 0. This is -1, -1. This will be -2. तो oxidation number of metal will be +2. क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। हमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए फाइंड करना है क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने के टाइम पे हम ब्रैकेट में उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, इसलिए। अब कॉम्प्लेक्स का जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं, पहले लिगेंड का नोमेनक्लेचर करना है। सो ये लिगेंड जो है, ये ब्रोमिडो है, ये B से शुरू होता है, ये क्लोरिडो C से शुरू होता है, ये पिरिडीन P से शुरू होता है, और ये अमाइन A से शुरू होता है। तो 4 टाइप के लिगेंड है, ठीक है। ये जो 4 टाइप के लिगेंड है, ये चारों के चारों लिगेंड जो रहेंगे, हम इसके बारे में देखेंगे। तो अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए अमीनो, मतलब अमाइन। तो इसका नाम रहेगा अमाइन। अमाइन के बाद कौन आएगा, ब्रोमिडो। ब्रोमिडो के बाद कौन आएगा, क्लोरिडो। क्लोरिडो के बाद कौन आएगा, पिरिडीन। ठीक है। तो जितने हमारे पास लिगेंड थे, सभी लिगेंड का नाम हमने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये हमारा एक लिगेंड है, ये हमारा सेकंड लिगेंड, ये हमारा थर्ड लिगेंड, और ये हमारा फोर्थ लिगेंड, और सभी का क्वांटिटी 1 1 है।
तो लिगेंड का नाम लिखने के बाद प्लैटिनम का नाम लिखेंगे। अब इसका नाम प्लैटिनम रहेगा या प्लैटिनेट रहेगा, दो पॉसिबिलिटी है। या तो हम इसका नाम लिखेंगे प्लैटिनम, या तो हम इसको बोलेंगे प्लैटिनेट। क्या बोलेंगे? प्लैटिनेट। दीज आर टू पॉसिबिलिटी। क्या लगता है, प्लैटिनम होगा या प्लैटिनेट होगा? प्लैटिनेट तब आएगा जब ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होगा, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब प्लैटिनेट नहीं आएगा, प्लैटिनम आएगा। अब बात आ गई कि प्लैटिनम तो आ गया, ये प्लैटिनम आता है तो ब्रैकेट में हमको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +2, सो रोमन में लिखेंगे 2। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल का क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नोमेनक्लेचर के बारे में देख सकते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो ये हो गया फर्स्ट का नोमेनक्लेचर। क्या इसमें कुछ डाउट हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये सब कुछ क्लियर है कि सभी लिगेंड का नोमेनक्लेचर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल। अब ये मैंने पूछा कि यहाँ पे जो क्रोमियम है, प्लैटिनम है, इस प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे? प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे रहेगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बीच में रहेगा क्रोमियम, बीच में रहेगा क्रोमियम। पहले हम लोग Br को ऐड करेंगे। सो यहाँ से जो Br है ये एक बॉन्ड बना रहा है, बिकॉज एक Br का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। एक Cl है तो Cl जो रहेगा वो यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक NH3 है, हम NH3 की बात करेंगे तो NH3 में नाइट्रोजन जो रहेगा वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और इस pyridine की बात करते हैं तो इस pyridine में ओनली नाइट्रोजन जो है वही क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, लाइक दिस वन। तो अब मैंने यहाँ पे पूछा इस पूरे कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, तो लिगेंड्स का क्वांटिटी 4 है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे तो उसका क्वांटिटी भी 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो इसका क्वांटिटी भी 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये बातें भी यहीं पे फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ फर्स्ट एग्जांपल। ये हो गया फर्स्ट का एग्जांपल, फर्स्ट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अब क्या करते हैं, हम सेकंड एग्जांपल का नोमेनक्लेचर करते हैं। हम क्या करते हैं, सेकंड एग्जांपल का नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है ये आइडेंटिफाई करना कि उनमें से किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इफ काउंटर आयन लेफ्ट साइड में आता है तो इट मस्ट हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस मस्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज। ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन पॉजिटिव पार्ट रहेगा और कौन नेगेटिव पार्ट रहेगा। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले करेंगे और नेगेटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर बाद में करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब पॉजिटिव पार्ट में कौन है, पोटेशियम। तो यहाँ पे हम डाई पोटेशियम लिखेंगे या ओनली पोटेशियम लिखेंगे, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम लोग ओनली पोटेशियम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम जो है, हम पोटेशियम में काउंटर आयन का काम कर रहा है, और ये कोई काउंटर आयन होता है तो काउंटर आयन का क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हम लिखेंगे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे। दिस विल बी +2, सो दिस विल बी -2। NO2 के ऊपर चार्ज -1 होता है, Cl के ऊपर -5 होता है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, कैसे पता लगाएंगे? -5 -1 -6, राइट साइड में जाएगा तो +6 -2, सो दिस विल बी +4। तो यहाँ पे जो ऑस्मियम रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड है, एक क्लोरिडो है और दूसरा नाइट्रिडो है। इसको नाइट्रिडो भी लिखते हैं
या तो इसको नाइट्रो भी लिखते हैं, बोथ आर पॉसिबल। नाइट्रिटो भी लिखते हैं, किसी बुक में नाइट्रिटो लिखा होगा तो किसी बुक में नाइट्रो लिखा होगा, आप किसी भी टर्म को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा सा डेंजरस मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि इसमें दो डोनर एटम है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर का काम कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनर का काम कर सकता है। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें कौन डोनर एटम का काम कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज क्लोरिडो, दिस इज नाइट्रो या नाइट्रिटो। अल्फाबेटिकली क्लोरिडो पहले आता है तो इसका नाम रहेगा पेंटा क्लोरिडो, उसके बाद आएगा नाइट्रो या तो नाइट्रिटो, ठीक है, तो आएगा नाइट्रिटो। उसके बाद ऑस्मियम, या ऑस्मियम आएगा या ऑस्मेट आएगा, ऑस्मियम या ऑस्मेट आएगा, which is possible? Osmium is possible, osmate is possible. This complex is negatively charged. If negatively charged रहेगा तो वो ऑस्मियम नहीं आएगा, वो ऑस्मेट आएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मियम का जो सिंबल होता है वो OS इसलिए आता है क्योंकि उसका नाम ही ऑस्मियम है, तो इसके लिए लैटिन नेम यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, और जब भी नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आता है तो इस मेटल के नाम के एंडिंग में लगेगा ATE, तो ये होना चाहिए ऑस्मेट। यहाँ पे ऑस्मियम नहीं आएगा, ये ऑस्मियम की जगह क्या आएगा, ऑस्मेट आएगा। और ये जो ऑस्मेट है, इस ऑस्मेट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ सेकंड वन। ओके, अब मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है आपके लिए कि इफ हमने यहाँ पे H2O को एज ए लिगेंड लिया, हमने यहाँ पे H2O को एज ए लिगेंड लिया, तो हम यहाँ पे लिगेंड जो है वो किसको यूज कर रहे हैं, H2O को यूज कर रहे हैं। इफ हम H2O को लिगेंड यूज करेंगे तो हमारे पास H attached to O attached to H with one lone pair with second lone pair। तो इस वाटर के पास जो यहाँ पे लिगेंड का काम करता है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर 1, नंबर ऑफ डोनर एटम इज 1 बट नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर 2। तो इफ मैं यहाँ पे एक मेटल यूज करता हूँ Fe+2, तो इस Fe+2 के साथ या तो ये एक लोन पेयर यूज करेगा या तो सेकंड लोन पेयर यूज करेगा। ये दोनों के दोनों लोन पेयर वो सेम मेटल के साथ यूज नहीं कर सकता है, सेम मेटल के साथ यूज नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे दो डोनर एटम है, ये इसके पास एक डोनर एटम है और 2 लोन पेयर है, और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, बट रियल में वो एक मेटल के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वो एक मेटल के साथ क्या करेगा, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सपोज हम यहाँ पे एक दूसरा मेटल यूज करते हैं, दैट इज क्रोमियम+3, तो ये क्या कर सकता है, क्या ये लोन पेयर इस क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना सकता है? ये एक ही मेटल के साथ एक से ज्यादा लोन पेयर को यूज नहीं करेगी। क्या ये लोन पेयर इस क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना सकता है? ये मेटल दूसरा है ना, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, यस इसमें पॉसिबिलिटी है, और इसमें पॉसिबिलिटी रहेगी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे भी बॉन्ड बना सकता है। तो एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक मेटल ये है और दूसरा मेटल ए है, और इस लिगेंड ने क्या किया, इस लिगेंड के पास 2 डोनर एटम और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये लिगेंड इस 2 मेटल को ज्वाइन करने का काम करता है, और जो लिगेंड इन 2 मेटल को ज्वाइन करने का काम करता है उस लिगेंड को क्या बोलते हैं, ब्रिज लिगेंड। क्या बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड। जैसे ब्रिज एटम होता है ना, किसमें, डायबोरेन में। डायबोरेन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 में से 4 हाइड्रोजन टर्मिनल होते हैं और 2 हाइड्रोजन ब्रिज एटम का काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, ये जो वाटर रहेगा ये ब्रिज एटम का काम करेगा, और जो लिगेंड यहाँ पे ब्रिज का काम करता है, जो लिगेंड 2 मेटल को ज्वाइन करने का काम करता है। ये दोनों के दोनों मेटल सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों मेटल डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है।
कि सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे, लेकिन दो मेटल को ज्वाइंट करने का काम जो लिगेंड करता है हम उसको बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। उसको क्या बोलेंगे? ब्रिज लिगेंड। सपोज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ NH3, तो क्या ये NH3 जो रहेगा वो ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है? क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे जो मैंने NH3 लिखा है क्या ये ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है? कैसे? तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस विल बी नाइट्रोजन अटैच्ड टू 1, अटैच्ड टू 2, अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन एंड ओनली वन लोन पेयर इज देयर। इफ ओनली वन लोन पेयर इज देयर, तो इसको ये डिसाइड करना है कि ये लोन पेयर आयरन को देगा कि क्रोमियम को देगा। इफ ये लोन पेयर आयरन को देता है तो क्रोमियम के पास नहीं जाएगा, क्रोमियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा ना। और इफ ये क्रोमियम के साथ लोन पेयर यूज करेगा तो आयरन के साथ नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये जो NH3 है वो NH3 ब्रिज लिगेंड का काम नहीं कर सकता है। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, मैंने बोला इस NH3 के बदले हम NH2-1 को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? NH2-1। तो क्या ये NH2-1 ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ये NH2-1 जो है ये ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है? यस, ये ब्रिज लिगेंड का काम करेगा, बिकॉज माइनस चार्ज का मतलब होता है देयर विल बी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज जो मिला था उससे वो एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर से दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो रहेगा वो किसका काम करेगा? ब्रिज लिगेंड का काम करेगा। तो आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें लिगेंड जो रहेंगे वो ब्रिज का काम करेंगे, या तो ये पूछा जाएगा कि क्या ये लिगेंड जो रहेगा वो ब्रिज का काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं आपको पूछता हूं, क्या ये वाला जो है pyridine, क्या ये ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है? इज इट पॉसिबल? पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिज लिगेंड। क्या ये pyridine जो रहेगा ये ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, मैंने यहाँ पे Cl- को लिया जिसके पास एक नहीं बल्कि 3 लोन पेयर है, तो क्या ये Cl- ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है? क्या ये Cl- ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है? यस, ये Cl- जो रहेगा वो क्या करेगा? ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है। इसका काम कर सकता है, ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है। तो जब भी कोई एटम ब्रिज लिगेंड का काम करता है तो उस लिगेंड के नाम के सामने हम इस सिंबल को यूज करते हैं जिसको म्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यू। म्यू ऐसे बोलते हैं ना, सही है? म्यू का साइन यही है। ओके, सो इफ कोई भी लिगेंड ब्रिज लिगेंड का काम करता है, सपोज हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे वाटर। वाटर को क्या बोलते हैं लिगेंड में? जब लिगेंड वाटर एज ए लिगेंड का काम करता है तो उसका नाम क्या होता है? एक्वा। उसका नाम एक्वा होता है। आपको लिस्ट दिया था मैंने जिसमें ये बताया था कि कौन से लिगेंड का नाम क्या रहेगा। तो इफ ये एक्वा का काम करेगा तो एक्वा के सामने हम लोग क्या लगाएंगे? म्यू नाम का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि ये म्यू नाम का सिंबल ये बताने का काम करता है कि यहाँ पे जो वाटर रहेगा ये ब्रिज लिगेंड का काम करेगा। इफ हम इसको क्लोरिडो बोलते हैं और इफ वो क्लोरिडो ब्रिज लिगेंड का काम करेगा तो उसके सामने भी हम क्या करेंगे? म्यू को यूज करेंगे। उसको भी क्या करेंगे? हम म्यू को यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ब्रिज लिगेंड के बारे में बोल सकते हैं। अब ये सेकंड वाला एग्जांपल जो है, इस सेकंड वाले एग्जांपल में हम क्या कर सकते हैं? ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है? थर्ड वाले का सॉरी, एक काम करता हूँ, थर्ड वाला आपको दे देता हूँ, मैं फोर्थ वाले का नॉमेनक्लेचर करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा नया है। अब फोर्थ वाले में नयापन क्या है? फोर्थ वाले में नयापन ये है कि यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं। कितने कॉम्प्लेक्स दिए हैं? दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं। इफ यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ध्यान रखना है, जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा कटायन होता है और जो दूसरा लिखा जाता है वो अनायन होता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए +n और इसके ऊपर होना चाहिए -n। अब यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस क्यों लिखा?
अब यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस क्यों लिखा? ये प्लस और माइनस इसलिए लिखा, n इसलिए लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। हमें ये नहीं पता है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो जिंक होता है, इस जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। नॉर्मली जिंक जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल होता है, ठीक है, क्लियर। अब इफ ये +2 है तो दिस Cl इज -1, सो ओवरऑल चार्ज विल बी -2, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स है, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है, ठीक है। काउंटर आयन वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और ये फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स जो रहेगा ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका देखेंगे। इफ यहाँ पे -2 चार्ज है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे चार्ज होना चाहिए +2, यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा +2, तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा +2, सो दिस इज 0, दिस इज 0। NSC के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, सो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा +3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। क्या किया हमने? दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये हमारा कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। पहले किसका नाम लिखेंगे? हम पहले क्या करेंगे, कटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो जब कटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो मैं फोर्थ वाले में इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखूंगा। जब कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, बाद में हम लोग क्या करेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे लिगेंड कौन है, यहाँ पे अमाइन है, यहाँ पे कौन है, अमाइन है। इस लिगेंड को क्या बोलेंगे? पहला क्वेश्चन, इस लिगेंड का स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, N सिंगल बॉन्ड S ट्रिपल बॉन्ड C, इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इफ ऐसा होता है तो चार्ज कैसे आएगा? चार्ज की बात कैसे करेंगे? कैसा होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर? NSC का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ NSC स्ट्रक्चर? ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इट इज NCS, इट इज NCS, सॉरी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा इस प्रकार से, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर रहेगा, और सल्फर के पास लोन पेयर रहेगा, ठीक है। नॉर्मली हम CN को साइनाइड बोलते हैं, और साइनाइड के साथ सल्फर प्रेजेंट है तो इसको बोलने चाहिए थायोसाइनाइड। इसको क्या बोलेंगे? थायोसाइनाइड। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? थायोसाइनाइड होना चाहिए, सही है। तो इसका नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा? थायोसाइनाइड रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग थायोसाइनाइड लिखेंगे इसका नाम, तो इसका नाम रहेगा थायोसाइनाइड, ठीक है। अब इस थायोसाइनाइड में डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, तो थायोसाइनाइड के बाद क्या लिखेंगे? N लिखेंगे, ठीक है। अब थायोसाइनाइड ये T से शुरू होगा और ये A से शुरू होता है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? एक A से लिखेंगे, तो इसका नाम होना चाहिए पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, ठीक है। इसका काम हो गया। ये कौन है? थायोसाइनाइड, जो नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है, थायोसाइनाइड N। क्यों? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट कैन मेक अ बॉन्ड विथ नाइट्रोजन
और विथ सल्फर। नाइट्रोजन के थ्रू होगा तो इसको यहाँ पे N लिखेंगे और सल्फर के थ्रू होगा तो यहाँ पे A लिखेंगे। इफ ऐसा लिखा जाता है SCN, इसका मतलब ये सल्फर के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। इफ ये NCS लिखा है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसमें सल्फर भी लिगेंड का काम कर सकता है, मतलब डोनर एटम का काम कर सकता है, और इसमें नाइट्रोजन जो रहेगा ये भी डोनर एटम का काम कर सकता है। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट यहाँ पे पहले नाइट्रोजन को लिखा हुआ है, इट मींस दैट ये नाइट्रोजन जो रहेगा वो लिगेंड का काम करेगा, मतलब डोनर का काम करेगा। तो जो लेफ्ट साइड में होता है वही डोनर एटम का काम करता है। ठीक है, सो दिस इज लिगेंड 1 एंड दिस इज लिगेंड 2। तो हमने दोनों लिगेंड का नाम लिखा। अब क्या करेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम आएगा क्रोमियम। इसका नाम आएगा क्रोमियम। ये क्रोमियम जो रहेगा ये क्रोमेट नहीं बनेगा, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे एंड दैट विल बी 3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका आधा नॉमेनक्लेचर कर दिया। हमने पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कर दिया। अब हमको नेगेटिवली चार्ज का नॉमेनक्लेचर करना है। अब नेगेटिवली चार्ज में पहले लिगेंड का नाम करेंगे, फिर मेटल का। लिगेंड एक ही टाइप का है, दैट इज क्लोरिडो। तो इसका नाम होना चाहिए क्लोरिडो। क्या होना चाहिए, क्लोरिडो। यहाँ पे जिंक प्रेजेंट है तो इसका नाम रहेगा जिंक। इसका नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा, जिंक। क्या ये सही है, क्या ये सही है या इसमें कोई डाउट प्रॉब्लम है? मैंने जो नाम लिखा है वो सही है या डिफरेंट है? यहाँ पे जो क्लोरिडो है ये तो हमने लिखा, इसके नंबर कितने हैं वो नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेट्राक्लोरिडो। क्या लिखना पड़ेगा, टेट्राक्लोरिडो। ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज +2। क्लियर। नाउ इज इट क्लियर, नाउ इज इट क्लियर? नो, अभी भी ये क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल सी बात है कि जिंक के एंडिंग में क्या लगना चाहिए, ATE लगना चाहिए, और इसीलिए ये जिंक जो रहेगा ये बन जाएगा जिंकेट। क्या बन जाएगा, जिंकेट। और अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे +2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इफ आपको फोर्थ वाला समझ में आ गया है तो आप फिफ्थ वाले का नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हो। तो ये थर्ड वाला और फिफ्थ वाला आप लोगों के लिए है कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे आएगा। ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है कि नॉमेनक्लेचर कैसा है, और ये बताना है कि इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बात की थी, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सैलेट। लाइक दिस वन। अब यहां पे हम देखेंगे तो हमारे हिसाब से चार डोनर एटम है। कौन से? ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4। इफ मैं यहां पे मेटल लिखता हूं दैट इज +N, तो इन 4 ऑक्सीजन में से कितने ऑक्सीजन डोनर का काम कर सकते हैं इस मेटल के साथ? तो यहाँ पे जो मैंने मेटल लिखा है, इस मेटल के साथ कितने ऑक्सीजन डोनर का काम कर सकते हैं? 2 ही करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि नेगेटिव ऑक्सीजन और न्यूट्रल ऑक्सीजन में से किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है? इफ हम न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों को कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, और इसीलिए ये 2 ही क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे। और इसको हमने बोला था, क्या बोला था, ऑक्सैलेट। तो ये जो ऑक्सैलेटो होता है ये 1 ऑक्सैलेटो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सैलेटो 4 बॉन्ड बनाएगा, और 3 ऑक्सैलेटो 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा Fe इन ब्रैकेट C2O4/3, दिस विल बी -6, दिस विल बी +2, दिस विल बी -4। तो यहाँ पे मैंने पूछा इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। डू यू नो कोऑर्डिनेशन नंबर, कि गिवन मॉलिक्यूल में एक मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं? तो एक जो ऑक्सैलेट है वो 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 ऑक्सैलेट है, तो ये टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे?
कितने बॉन्ड बनाएंगे 6। क्या हम इस ऑक्सैलेट को इस मॉलिक्यूल में एज अ ब्रिज लिगेंड बोल सकते हैं? क्या हम इस ऑक्सैलेट को इस मॉलिक्यूल में हम लोग ब्रिज लिगेंड बोल सकते हैं? नो। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये एक ही मेटल के साथ अटैच्ड है। ब्रिज लिगेंड बनने के लिए वो मोर देन वन एटम के साथ, मोर देन वन मेटल सेंटर के साथ अटैच्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में एक टर्म भी है, उसका नाम आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका नाम आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपको समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ठीक है। नंबर 6 वाला एग्जांपल देता हूं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ट्राई करो आप खुद सॉल्व करने की, नहीं होता है तो मैं बताता हूं आपको। इन बाय 2 CO, दिस CO स्टैंड फॉर कोबाल्ट, अटैच टू NH, अटैच टू CO, अटैच टू EN by 2, अटैच टू OH, like this one, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ओवरऑल चार्जेस +3, ओवरऑल चार्जेस +3, और यहाँ पे किसी का दिया हुआ नहीं है, ये नहीं बताया हुआ है कि काउंटर एंड कौन रहेगा, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है, ठीक है। ओके, तो क्लियर है ये। इसकी बात करूंगा तो ये यहाँ पे ऑक्सैलेट जो है, यहाँ पे जो ऑक्सैलेट है, इनमें जो ऑक्सीजन है उन्होंने एक ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है। तो मैंने इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूछा था कि क्या ये ब्रिज का काम करेगा। ये ब्रिज का काम तब करेगा जब यहाँ पे एक मेटल के साथ और यहाँ पे दूसरे मेटल के साथ रहेगा। इसमें ये सेम मेटल के साथ है, इसका मतलब ये यहाँ पे ब्रिज एटम का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ये वाला जो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो मेटल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मेटल 1 और इसको हम बोलेंगे मेटल 2। तो दो मेटल है, और इस प्रकार के कंपाउंड में पहले हम इस साइड का नाम लिखेंगे, फिर इन दोनों का नाम लिखेंगे और फिर इनका नाम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स में हम लोग पहले लेफ्ट साइड का कॉम्प्लेक्स सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम लोग राइट साइड के मेटल लिगेंड का नाम लिखेंगे, और जो बीच में आते हैं उनको हम लोग बीच में लिखेंगे, ठीक है। ये इनका मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन। यहाँ पे NH2NH है, इस NH का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, यहाँ पे NH का स्ट्रक्चर हो सकता है N attached to H, this is one lone pair, this is -1 and this is -1। क्या ये NH-2 ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है? यस। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से भी बॉन्ड बना सकता है, ये यहाँ से भी बना सकता है, ये यहाँ से भी बना सकता है। तो इसके पास तीन पॉसिबिलिटी होने की वजह से ये जरूर ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है NH का नाम क्या आता है, देखो टेबल में NH का नाम क्या आता है, दैट विल बी इमिडो। तो इसका नाम जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, इमिडो। इमाइड को बोलेंगे इमिडो, ठीक है। इसका नाम क्या आना चाहिए, OH का। OH का नाम आता है हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सो। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सो, ठीक है। तो ये नाम इनके हो गए। अब इनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहले मैं इस लिगेंड का नाम, इसको सॉल्व करता हूं। इन दोनों में से पहले किसका नाम लिखूंगा मैं, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, इथाइलिन डाइअमाइन, और कितने लिगेंड है, दो लिगेंड है, तो इसका नाम रहेगा डाई इथाइलिन डाइअमाइन, सही है। इसका नाम रहेगा डाई इथाइलिन डाइअमाइन, और उसके बाद लिखेंगे कोबाल्ट, उसके बाद लिखेंगे कोबाल्ट, ठीक है। नहीं, गलती हो गई है, यस,
एक गलती यहाँ पे है, वो गलती कौन सी है? यहाँ पे हम लोग डाई को यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बिस को यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड का काम करता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड का काम करता है, और इसीलिए हम यहाँ पे बिस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बिस इथाइलिन डायअमाइन कोबाल्ट। सबसे पहली बात हमको दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी -2। सही है? क्लियर है? ओके, तो ये रहेगा -2, ये रहेगा -1, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0। अब क्या करेंगे? इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा ये रहेगा +3 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी रहेगा +3। ठीक है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या करेंगे? सेम लेंगे। तो यहाँ पे दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा? +3 और +3 रहेगा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, ना अब ये इथाइलिन डायअमाइन जो है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इथाइलिन डायअमाइन जो रहेगा वो ब्रैकेट में रहेगा। अब यहाँ पे कोबाल्ट जो रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 3। तो हमने इस साइड का नॉमेनक्लेचर कर दिया है। अब क्या करेंगे? इन दोनों का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये जो है ये इमिडो है और ये हाइड्रोक्सो है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? कौन आएगा? हाइड्रोक्सो आएगा या इमिडो आएगा? तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे? हाइड्रोक्सो को लिखेंगे या इमिडो को लिखेंगे? हाइड्रोक्सो। तो हाइड्रोक्सो जो है उसको लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो। सही है, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो। तो इन दोनों का हो गया। अब इसकी बारी, पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल का नाम। तो लिगेंड कौन सा है? ठीक है, लिगेंड कौन सा है? तो यहां पे लिगेंड है तो इसका नाम लिखेंगे बिस इथाइलिन डायअमाइन कोबाल्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 3। ठीक है, लाइक दिस। सही है, तो इस प्रकार से हमने इसका भी नॉमेनक्लेचर कर दिया है। ठीक है, तो जो ब्रिज लिगेंड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उस ब्रिज लिगेंड में कुछ चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे म्यू नाम का एक सिंबल यूज करना है। यह म्यू नाम का सिंबल ये बताने का काम करता है कि कौन यहाँ पे ब्रिज लिगेंड का काम करेगा, और वो इस ब्रिज लिगेंड का काम करता है तो उसका नॉमेनक्लेचर इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। दैट इज आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म क्या होता है ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा था। तो जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ आइसोमर। अब आइसोमेरिज्म जो होता है उसको नॉर्मली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, वन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, और सेकंड वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमर्स को नॉर्मली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर और सेकंड को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर।
इस स्टीरियो आइसोमर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, अब जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं ये आपको पता है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे फिलहाल डीप में नहीं जाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है ऑर्गेनिक पे और इसमें। डिफरेंस मतलब कंसेप्ट वही है, उसको यूज करना है बस इस चैप्टर में। स्ट्रक्चरल आइसोमर को पहले देखते हैं। इसका पहला जो आइसोमेरिज्म आता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म रहेगा दैट विल बी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है? देखो, आइसोमर्स है तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम। इस बात को ध्यान रखना है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। एग्जांपल की बात करता हूं तो यहां पे लिखा मैंने Fe, दिस इज Cl4, दिस इज Cl4 एंड NH3 by 2। क्लियर? इस प्रकार से हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा दिस विल बी +2, दिस विल बी -4। ओके, तो ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा? -2। ओके, हम प्लस को लेके देखते हैं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं NH3 Cl/2 NH3/4 और इसमें हम यूज करते हैं दिस इज +3। सो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? दिस विल बी -2, सो ओवरऑल चार्ज इज +1। और इस +1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं Br-1 को। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को इफ हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो ये टोटल कितने आयंस देगा? आफ्टर डिसोसिएशन इसको सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये टोटल कितने आयंस देगा? कितने आयंस देगा? 2 आयंस देगा। कौन से? ये देगा Fe Cl2 इन ब्रैकेट NH3/4 +1 और साथ में ये देगा Br-1। साथ में ये क्या देगा? Br-1। तो आफ्टर आयोनाइजेशन इसने इस प्रकार के आयंस दिए। अब यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखता हूं दैट इज Fe Cl NH3/4 दैट इज Br एंड दिस इज Cl। क्या होगा इसमें? Fe का जो रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3, ओवरऑल चार्ज रहेगा +1, दिस इज -1। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो ये भी हमको 2 आयंस देगा और पहला आयन रहेगा Fe Cl NH3/4 एंड दिस इज Br और साथ में ये हमको देगा Cl-। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे Fe जो है वो 1 है, यहाँ पे NH3 जो रहेगा ये 4 है, यहाँ पे Cl जो रहेंगे वो 2 है और यहाँ पे Br का क्वांटिटी 1 है। हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे NH3 का क्वांटिटी 4 है, यहाँ पे Fe का क्वांटिटी 1 है, यहाँ पे Cl का क्वांटिटी 2 है और यहाँ पे Br का क्वांटिटी 1 है। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स को, दोनों कंपाउंड को जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो मिलने वाले आयंस जो रहेंगे वो डिफरेंट है। मिलने वाले आयंस जो है वो डिफरेंट है। एक में मिलने वाला आयन है Br-1 और दूसरे में मिलने वाला है Cl-1। मतलब एक कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो Br- की टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा तो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो Cl- की टेस्ट शो करेगा। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले ही सेम है, लेकिन दोनों के मिलने वाले आयंस जो रहेंगे वो डिफरेंट होते हैं। तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो आयोनाइजेशन आइसोमर को सिंपल वर्ड में देखेंगे तो
तो जिसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद वो डिफरेंट आयंस देता है, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे, आइसोमेरिज्म को बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो आयोनाइजेशन आइसोमर का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद मिलने वाले आयंस डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे कि उस आइसोमेरिज्म को बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर? सिंपल वर्ड में क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद मिलने वाले आयंस कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख के देखते हैं यहाँ पे ताकि ये समझ में आएगा कि ये किस प्रकार का आइसोमेरिज्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज CO Cl2 इन ब्रैकेट NH3 by 4 इन ब्रैकेट NH3 by 4। तो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लिखूंगा इसका नॉमेनक्लेचर क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, ये है COCl2 NH3 by 4 और ब्रैकेट के बाहर है NO2, दिस इज वन मॉलिक्यूल, और इसके साथ में दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दिस इज CO अटैच टू Cl इन ब्रैकेट NO2 इन ब्रैकेट NH3 by 4 और यहाँ पे जो लिखा हुआ है बाहर दिस इज Cl। तो अब यहाँ पे ये जो दो कॉम्प्लेक्स है इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों के पास मिलने वाले आयंस डिफरेंट है। पहला वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा ये NO2-1 को देगा और दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा ये Cl-1 को देगा। तो इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसका काम करेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का काम करेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट?